हेलो स्टूडेंट, आज हम थर्मोडायनामिक पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था एंट्रोपी। एंट्रोपी से पहले हमने एडियाबैटिक वर्क पढ़ा था। इंटरनल एनर्जी भी हम पढ़ चुके थे, एंथैल्पी पढ़ चुके थे, हीट पढ़ चुके थे। बट उस पर क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चन किस तरह का आएंगे, वो क्वेश्चंस मैंने आपको अभी तक नहीं बताए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊँगा और उसी से सिमिलर क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल्स में या वर्कशीट में होंगे। उन क्वेश्चंस को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई गैस है या कोई सिस्टम मान लीजिए, ठीक है, जिसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज गिवन है 300 जूल, मतलब डेल्टा यू का वैल्यू 300 जूल है। और ये गैस बोलो या सिस्टम बोलो, ये हीट एब्जॉर्ब करता है। कितना हीट एब्जॉर्ब करता है? 400 जूल। देखिए, जब ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो साइन कौन सा यूज़ करोगे आप? पॉजिटिव, क्योंकि हीट का एब्जॉर्प्शन है। तो यहाँ पे Q का वैल्यू कितना आएगा? Q का वैल्यू आएगा प्लस का 400 जूल। ठीक है, साथ में क्वेश्चन में ये भी बताया रहा है कि जो वर्क है, वर्क, ठीक है, वो कांस्टेंट एक्शनल प्रेशर के रेस्पेक्ट में, कांस्टेंट एक्शनल प्रेशर के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है, और जिसमें आपको वॉल्यूम चेंज कितना है वो बताना है। ठीक है, कितना प्रेशर गिवन कर रखा है आपको? एक्शनल प्रेशर 0.5 बार, और आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का वैल्यू आपको लीटर में निकालना है, वॉल्यूम चेंज का वैल्यू निकालना लीटर में आपको। ठीक है, अब आप देखिए 0.5 बार को आप 0.5 एटीएम भी बोल सकते हो। आपको पता होगा यूनिट कन्वर्जन के बारे में, 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें इसमें, तो ये डेटा देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? डेल्टा यू क्यू पी एक्शनल डॉट डेल वी, कहने का मतलब इनके बीच में रिलेशंस लेता हुआ कोई फॉर्मूला जब बताइए आप। फॉर्मूला कौन सा हो सकता है? फॉर्मूला होगा फ्लॉट का। फ्लॉट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, पढ़ा है आपने। ठीक है, उसमें डेल्टा यू का वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं 300 जूल। देखिए यूनिट्स को मैं साथ साथ लिखूंगा ताकि आप लोगों को यूनिट्स का ख्याल रहे। ठीक है, डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है? माइनस पी डेल वी, तो माइनस पी कितना है? 0.5 एटीएम डॉट डेल वी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये जूल में यूनिट्स है, ये जूल में है, और ये किस में? एटीएम में। ठीक है, तो आपको पता है जब एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यूनिट्स का सेम होना जरूरी है। ठीक है, अगर ये स्टैंडर्ड यूनिट्स है तो इनको भी स्टैंडर्ड ही होना चाहिए। तो क्यों नहीं काम करें, इसको स्टैंडर्ड में हम चेंज कर लें। तो 300 जूल इक्वल टू 400 जूल माइनस 0.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डॉट डेल वी। आप पूछेंगे सर आपने एटीएम को कन्वर्ट कैसे किया? मैंने आपको बताया था अपने लास्ट लेक्चर्स में कि 1 एटीएम इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए, ये इस तरफ आएगा तो बन जाएगा -100 जूल इक्वल टू -5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डॉट डेल वी। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। ठीक है, 100 से ये गया, 2 बचा, तो 1/500 नीचे आ गया, इक्वल टू क्या है आपका? डेल्टा वी। ये डेल्टा वी का वैल्यू, डेल्टा वी का वैल्यू किस यूनिट्स में निकला है? जब आपने इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स में चेंज किया, ठीक है, तो डेल्टा वी का यूनिट भी आपका स्टैंडर्ड ही होगा। किस में होगा? ये होगा मीटर क्यूब में। ठीक है, आपको अगर नहीं पता लग रहा कि मीटर क्यूब कैसा है सर, तो मैं बता देता हूँ। जूल का मतलब होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर। तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हुआ, मीटर और मीटर स्क्वायर मल्टीपल होके क्या बन जाएंगे? मीटर क्यूब। न्यूटन मीटर था, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हुआ, मीटर था, मीटर स्क्वायर ऊपर आया, क्या बन गया? मीटर क्यूब। आपके पास डेल्टा वी का वैल्यू कितना आ गया है? 1/500 मीटर क्यूब। बट आपको जो पूछा गया डेल्टा वी का वैल्यू किस में निकालना है आपको? लीटर में। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को पता होना चाहिए 1 लीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, रिलेशन से। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होगा? 10⁻³ लीटर। तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे लीटर में? तो डेल्टा वी आपके पास जो आया है 1/500, उसमें आप 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये यूनिट्स किस में आ जाएगी? मीटर क्यूब में। ये देखिए, सॉरी मीटर क्यूब क्या, लीटर में आ जाएगी। ठीक है, मैंने इस मीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर दिया, और ये 500 से अगर आप 1000 को कैंसिल करेंगे तो डेल्टा वी इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला आएगा 2 लीटर। ये देखिए, तो इस फॉर्मूलाज में हमारे सामने चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि हम आइडेंटिफाई करें कि इसमें फॉर्मूला कौन सा पुट करना है। तो मुझे अब डेल्टा यू का फॉर्मूला दिखा, सॉरी डेटा मुझे डेल्टा यू का दिखा, क्यू हीट दिखा मुझे,
एक्सटर्नल प्रेशर दिखा और डेल्टा वी पूछा रहा, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं फ्लूइड का फॉर्मूला लगाता हूँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगेन मेरे को जब हीट बोला गया, हीट एब्जॉर्ब किया गया, तो मैंने हीट किस में रखा, पॉजिटिव वैल्यूज में, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, इसमें इन दोनों का यूनिट्स स्टैंडर्ड था जूल, जबकि इसके यूनिट्स बार में था, या एटीएम बोल दीजिए आप इसको, और निकालना इसको लीटर में था। तो पहले मैं सब स्टैंडर्ड में लेके चला और बाद में इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, मैंने लीटर्स में। तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा फ्लॉट पे क्वेश्चन था। अब थोड़ा आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन पे, देखिए। अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, जिसमें बता रखा है कि कोई गैस है आपके पास, या कोई सिस्टम की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। उसमें प्रेशर और वॉल्यूम का डेटा दे रखा है आपको, कुछ ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है, ठीक है। उसमें प्रेशर 2 atm और वॉल्यूम दे रखा 7 लीटर, ठीक है। देखिए कोई गैस है, कोई गैस आई थिंक मेरे ख्याल से एक्सपैंड ही हो रही होगी, तभी तो 3 लीटर से 7 लीटर हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम, ठीक है। बट प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। ये चीज़ मुझे यहाँ समझ में आई। आपको इसमें क्वेश्चंस में डेल्टा यू का वैल्यू दे रखा है कितना, 30 लीटर एटीएम, ठीक है। आपको इसमें डेल्टा एच का वैल्यू निकालना है, और डेल्टा एच का वैल्यू भी आपको किसमें निकालना है, लीटर एटीएम में। तो मुझे सबसे पहले ये तो मुझे क्लियर हो गया कि मुझे यहाँ पे यूनिट्स चेंज नहीं करना है, क्योंकि यूनिट्स मुझे किसमें पूछेगी, लीटर एटीएम में। और मुझे डाटा जो गिवन कर रखा है वो भी डाटा किसमें है, लीटर एटीएम में। तो यूनिट्स तो आपको चेंज करनी ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करें, डेल्टा एच डेल्टा यू के बीच में कोई रिलेशन सोचिए, क्या रिलेशन था। एक रिलेशन में लिखवाया था आपको, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी। याद करिए, ये रिलेशंस था आइडियल गैस के लिए, जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इस क्वेश्चन में भी आपको प्रेशर्स का वैल्यू क्या कर रखा है, कांस्टेंट। देखिए प्रेशर कांस्टेंट ही है, चेंज किस में हो रहा है, वॉल्यूम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेल्टा एच का वैल्यू निकालने आ रहे हैं, डेल्टा यू का वैल्यू उतना ही रखिए 30 लीटर एटीएम, ठीक है। प्रेशर कितना है 2, और डेल्टा वी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। ये देखिए प्रेशर कांस्टेंट है कितना 2, और डेल्टा वी का मतलब वॉल्यूम में चेंज कितना है आपके 4, ये रख दिया मैंने, ठीक है। ये यूनिट्स भी किसमें, लीटर एटीएम में, और ये यूनिट्स भी किसमें, लीटर एटीएम में। दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ, कितना आएगा 38 लीटर एटीएम, ये देखिए, ठीक है। तो डेल्टा एच का मेरे पास वैल्यू आ गया कितना, 38 लीटर एटीएम। अब अगर आपसे बोलता है कि सर इसको आप जूल में चेंज करिए, इस यूनिट्स को आप जूल में ऑप्शन दीजिए, तो क्या करना है, इसमें 101 का मल्टीप्लाई कर देना। याद होगा आपको, लीटर एटीएम को चेंज करना हो जूल में तो क्या करते हैं, 101 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मेरे पास में ईजिली हो गया। केवल एक फॉर्मूला था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक मोनोएटॉमिक गैस है, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, एक मोनोएटॉमिक गैस से गिवन कर रखा है आपको, ठीक है। कितने पर, 300 केल्विन, ठीक है। कंप्रेस होती है एडियाबैटिकली और रिवर्सिबल। याद रखिए प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिकली और रिवर्सिबल, और कंप्रेस भी हो रही है। कहां से कहां तक हो रही है, 16 लीटर से 2 लीटर तक। आपको निकालना है, कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस है जो कंप्रेस होती है एडियाबैटिकली और रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। 16 लीटर से 2 लीटर तक आपको उसका फाइनल टेम्परेचर मेजर करना है, जबकि इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रखा है, 300 केल्विन। अब याद करिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मैंने बताया था, अगर आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस है एडियाबैटिक में, तो इरिवर्सिबल के लिए हमने एक डेरिवेशन किया था, W इज इक्वल टू डेल्टा यू, और W का फॉर्मूला मैंने ओपन किया था -P डेल V से, और वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर टेम्परेचर मिसिंग है तो आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। हालांकि इरिवर्सिबल पे क्वेश्चंस बहुत कम पूछा जाता है, अगर आएगा तो बना सकते हो। बट ये क्वेश्चन कौन सा है, रिवर्सिबल का है। रिवर्सिबल का याद होगा, एडियाबैटिक के लिए मैंने आपको 3 फॉर्मूलेस लिखवाए थे। मैंने कहा था जब भी कोई फाइनल चीज़ मिसिंग करे या इनिशियल चीज़ मिसिंग करे, ठीक है, तो आप उन फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। उसमें पहला फॉर्मूला था पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है था।
बट यहाँ पे हम ध्यान दें, मुझे वॉल्यूम इनिशियल फाइनल गिवन है, बट टेम्परेचर मुझे इनिशियल गिवन है, फाइनल टेम्परेचर मिसिंग है। तो ये रिलेशंस किसके बीच में, ये रिलेशन है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। और आपको पता हो शायद कि टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन था टीवी गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1। ठीक है, T1 अपॉन T2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 की पावर कितना, गामा -1। ये देखिए, ओके। T1 टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे T1 टेम्परेचर है 300, T2 टेम्परेचर मुझे फाइंड आउट करना है, मैं उसकी वैल्यू x मान लेता हूँ अभी। ठीक है, V2 कितना है आपका 2 और V1 कितना है 16 गामा -1। क्यों नहीं काम करें, यहाँ पे गामा का वैल्यू हम कितना डालें, जब मोनोएटॉमिक गैस है तो उसके लिए गामा का वैल्यू कितना होता है 5/3। कैसे पता लगा मुझे, Cv का वैल्यू होता है 3/2r और Cp का वैल्यू होता है 5/2r। Cp/Cv करोगे तो गामा का वैल्यू आएगा, तो कितना आएगा 5/3। ठीक है, 5/3 आएगा -1। ठीक है, 5/3 वैल्यू होगी इसकी Cp/Cv। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको आप कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा 1/8। 5/3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2/3। अब प्रॉब्लम बच्चों को आती है सर इसको सॉल्व कैसे करें, तो आप सिंपल करने की कोशिश करो इसको, कैलकुलेशन को 300/x इक्वल टू 1/8 का स्क्वायर कर दीजिए पहले, और उसके बाद में इसका 1/3 करिए। ठीक है, 1/8 का स्क्वायर करेंगे तो 1/64 होगा, 1/3 इक्वल टू 300/x। ओके, 300/x इक्वल टू, अब बताइए ना, मुझे याद होगा आपको 4 × 4 × 4 कितना होता है 64। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 का अगर 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/64 का 1/3 कर रहे हो तो कितना आएगा 1/4 आएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200। ये x क्या था, x मेरे पास टेम्परेचर था, T2 टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। तो कितना वैल्यू आ रहा है 1200 केल्विन। ये देखिए, ठीक है, मैंने पहले भी कहा था आपको एडियाबैटिक पे क्वेश्चन अगर आएगा तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला पुट करिए, लेकिन फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए इससे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैं कुछ आगे चलता हूँ, उसमें एंट्रोपी पे आता हूँ, एंट्रोपी के ऊपर आता हूँ। एक क्वेश्चन गिवन है मुझे, क्वेश्चन गिवन है, एक गैस है मेरे पास। ठीक है, कितने मोल 2 मोल की, हैविंग Cp इक्वल टू 5/2r। एक 2 मोल की गैस है मेरे पास में जिसकी Cp की वैल्यू कितनी है 5/2r। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेंड होती है 300 केल्विन से 600 केल्विन। ठीक है, आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है। क्वेश्चंस मेरे सामने आ रहे हैं, मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ। क्वेश्चन में मुझे एंट्रोपी पूछी गई, किसके लिए, गैस के लिए। गैस मेरे लिए क्या है, सिस्टम है। सिस्टम की एंट्रोपी के फॉर्मूलेज मैंने आपको लिखवाए हैं। क्या फॉर्मूले थे, वापस रिपीट कर देता हूँ, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। एक और फॉर्मूला था इसका, NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/V1। जब वॉल्यूम की टर्म्स में है तो CV से कनेक्ट करिए फॉर्मूला, और जब प्रेशर की टर्म्स में है तो आप Cp से कनेक्ट करिए फॉर्मूला। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे मुझे गिवन क्या है, यहाँ मुझे टेम्परेचर गिवन है और प्रेशर क्या कर रखा है, कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट कर रखा है तो आपका जो फॉर्मूला था NR ln P1/P2, तो ये टर्म्स क्या हो जाएगी 0, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास केवल क्या बचेगा, डेल्टा S किसके लिए, सिस्टम के लिए निकालने के लिए, इक्वल टू NCP ln T2/T1। N का वैल्यू आपको पता है 2 मोल है, Cp का वैल्यू 5/2r है। अब देखिए यहाँ पे 5/2r से मैं ये भी समझ सकता हूँ कि गैस कौन सी रही होगी, मोनोएटॉमिक। ठीक है ना, बट हमें तो अभी Cp की वैल्यू सीधे रखनी है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ रख दिया। Ln को मैं log 10 बेस में चेंज करने के लिए क्या करूँ, 2.303 का मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, और log T2 कितना 600, T1 कितना है 300, कितना आएगा 2 आएगा। 2 से 2 घटा 5r
इंटू 2.303, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कई बच्चों का पूछना होता है कि सर ये कैलकुलेशन थोड़ी टफ रहेगी मेरे पास में, आर का वैल्यू रखूँगा 8.314 तो मुश्किल आएगा करने में मुझे। ठीक है ना, तो आप याद रखा करिए 8.314 जो आर का वैल्यू होता है और 2.303 होता है, इन दोनों का मल्टीपल 19.14 होता है। सीधे याद रखिए ताकि आपको एग्जाम में इनका कैलकुलेशन करना ना पड़े, आपको सीधे आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में मैंने ये देखा है कि वो आर के टर्म्स में ऑप्शन देता है, और नहीं भी देगा आर के टर्म्स में ऑप्शन तो आप इन दोनों वैल्यूज़ का सीधे मल्टीपल का वैल्यू याद रख सकते हो कितना होता है 19.14। अप्रॉक्सीमेशन के लिए 20 भी आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन फिर दो होने चाहिए आपके। ठीक है ना, तो ये आपने एंट्रोपी पे देखा फॉर्मूला। अब एंट्रोपी पे क्वेश्चन और किस तरह आ सकता था, हो सकता था वो कांस्टेंट टेम्परेचर कर देता, प्रेशर का वैल्यू देता या वॉल्यूम का वैल्यू देता। तो आपके पास जो मैंने फॉर्मूलेस लिखवाए हैं डेल्टा सिस्टम के, वो फॉर्मूले इसलिए लिखवाए मैंने। आइसोथर्मल के लिए आप देख सकते हो, आइसोबैरिक के लिए आप देख सकते हो, आइसोकोरिक के लिए आप देख सकते हो, एडियाबैटिक के लिए आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो फॉर्मूले बड़े ईजी हैं, बना सकते हो उसको आप। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चंस भी आप लोगों ने सीख लिया। अब मैं क्वेश्चंस में आगे चलता हूँ। ये देखिए, इसके बाद का क्वेश्चन है मेरे पास में एक क्वेश्चन है जिसमें डेल्टा एच मुझे फ्यूजन दे रखा है। डेल्टा एच फ्यूजन दे रखा है, इसका वैल्यू है 9.95 किलो जूल पर। ओके, और डेल्टा एस का वैल्यू है डेल्टा एस, ये भी फ्यूजन के लिए है। ये वैल्यू है 35.7 जूल। ठीक है, केल्विन इनवर्स। और आपसे पूछा है मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा। फ्यूजन प्रोसेस दिमाग में आते ही फ्यूजन का मतलब है यहाँ मेल्टिंग कुछ हो रहा है, मेल्टिंग का मतलब सॉलिड किस में आ रहा है, लिक्विड में। तो यहाँ पे फेज ट्रांजिशन हो रहा है, और जब फेज ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, तो एंट्रोपी के फॉर्मूले मैंने फेज ट्रांजिशन के लिए लिखवाए थे, और बताया था मैंने कि जब भी फेज ट्रांजिशन होता है, मतलब मेल्टिंग हो, फ्रीजिंग हो, बॉइलिंग हो, वहाँ पर प्रेशर क्या रहता है कांस्टेंट। इसी वजह से जो क्यू होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, डेल्टा एच के, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है वो किसके इक्वल होती है, डेल्टा एच के। तो यहाँ पे हम उसी फॉर्मूले को वापस लिखें, डेल्टा एस फ्यूजन इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन। क्या था ये, क्यू बाई टी होता था, क्यू को मैंने किससे चेंज कर दिया, डेल्टा एस से, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट क्या होती है, डेल्टा एच। नीचे आएगा टेम्परेचर कौन सा, मेल्टिंग पॉइंट वाला। ठीक है, अब आपके पास डेटा गिवन है, डेल्टा एस का वैल्यू कितना है 35.7 रख सकते हैं आप, जूल में है, जूल में रखा। डेल्टा एच का वैल्यू कितना है 9.95 इंटू 10⁻³ जूल। ये किलो जूल में वैल्यू है, तो इस किलो जूल को जूल में चेंज करिए आप। ठीक है, और नीचे आएगा आपका टेम्परेचर कौन सा वाला, मेल्टिंग पॉइंट वाला। तो आप यहाँ पे सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद में आपके पास मेल्टिंग पॉइंट जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है ना, तो कई क्वेश्चंस आपको फेज ट्रांजिशन के देगा एंट्रोपी के ऊपर, आप बिल्कुल सिमिलर तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है ना, एक चीज़ का ख्याल रखना, ये डेल्टा एच जो दे रखा है उसने डेल्टा एच दे रखा है 1 मोल सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए, जो फ्यूजन करने के लिए जो एंथैल्पी वो इतनी वैल्यूज है 1 मोल के लिए। ठीक है ना, कई बार वो इस यूनिट्स को किलो जूल पर ग्राम कर देता है, तो उस ग्राम को पहले आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, मोल में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करके, उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, जो भी हो। ठीक है, आप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस आपको एन अवस्थी बुक्स में मिलेंगे। ठीक है ना, वहाँ आप लगा सकते हो क्वेश्चन। तो चलिए, मैंने क्वेश्चंस अभी फिलहाल आपको बताए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप आगे क्वेश्चंस को कैरी कर सको, अब क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सकोगे कि किस तरह क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, थोड़ा आगे चलता हूँ मैं इसमें। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एंट्रोपी पढ़ाया था। एंट्रोपी में हमने सिस्टम की एंट्रोपी निकालना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो देख लिया था हमने। ठीक है, मैंने आपको डेल्टा एस के आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, इन सब के फॉर्मूलेस मैंने लिखवा दिए थे आपको। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जब कभी वो फ्री एक्सपेंशन की बात करें, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात, जब कभी वो फ्री एक्सपेंशन की बात करें, फ्री एक्सपेंशन, ये फ्री एक्सपेंशन कब होता है, ये फ्री एक्सपेंशन होता है, मतलब फ्री एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन होते आ रहा है, मतलब ये एक्सपेंशन होते आ रहा है, रुक नहीं रहा। इसका इन द सेंस मतलब क्या है, इसका मतलब है
कि बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया है, 0 हो गया। भाई एक्सपेंशन फ्री कब होगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा, 0। तो वहाँ पे सराउंडिंग क्या रहेगा, 0। और जब सराउंडिंग 0 रहेगा तो वहाँ पे जो एंट्रोपी होगी सराउंडिंग की वो भी कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि सराउंडिंग ही नहीं है तो उसकी एंट्रोपी क्या, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चंस में फ्री एक्सपेंशन के बारे में बात करता है वो, और टोटल एंट्रोपी पूछता है तो आप केवल सिस्टम की एंट्रोपी निकालेगा, सराउंडिंग एंट्रोपी कितनी रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ बस यहाँ पे, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात करूँगा यहाँ पे गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी को हम जी से डिनोट करते हैं, गिब्स एनर्जी बोलो, या फिर इसका एक और नाम है फ्री एनर्जी, ठीक है। गिब्स एनर्जी को आप जी से डिनोट करोगे, जी। हालांकि एक स्टेट फंक्शन है इसलिए आप इसमें चेंज निकाल सकते हो डेल्टा जी लेकर। स्टेट फंक्शन है इसे डेल्टा जी लिखा, ये एक टाइप की एनर्जी भी होती है। जब ये एक टाइप की एनर्जी है तो बोल सकते हो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये डेल्टा जी निकाला आपने, डेल्टा जी की बात करें तो ये स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात बताती है, किसी रिएक्शन के प्रेडिक्शन के बारे में, कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। अब देखिए दो चीज़ें दिमाग में आती है, स्पॉन्टेनियस और एक वर्ड था मेरे पास नॉन स्पॉन्टेनियस। ये वर्ड का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कोई भी प्रोसेस का सेल्फ प्रोसीड होना, अपने आप प्रोसीड होना, दैट इज द स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है किसी भी प्रोसेस को प्रोसीड कराने के लिए आपको कुछ एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सिंपल वे में मैं बात करूं, अगर मैं सिंपल वे में बात करूं मैं, तो देखिए किसी लिक्विड का वेपराइजेशन होना, जब आप किसी लिक्विड को हीट देते हो, गर्म करते हो, ठीक है, वेपराइज होता है, वेपराइजेशन हुआ, ये प्रोसेस होगी स्पॉन्टेनियस। वेपराइजेशन अपना आप हो रहा है, वो हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं उसमें, हीट दिया वो तो एक इनिशियल चीज़ थी, उसके बाद तो वेपराइजेशन अपना आप ही हो रहा है, उसके बाद तो मैं कुछ नहीं कर रहा, वेपराइजेशन अपना हो रहा है, दैट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और उसी कंटेनर पे अगर आपने एक प्लेट कवर कर दिया, प्लेट कवर कर दिया, तो वो वेपर स्ट्राइक होने के बाद जब लिक्विड में आएंगे तो प्रोसेस कौन सी होगी, कंडेंसेशन। और उस कंडेंसेशन प्रोसेस को आप बोलोगे नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि आगे उस प्रोसेस को कंटिन्यूस चलाने के लिए आपको क्या रखना पड़ता है उसके ऊपर, प्लेट, आपने कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं कुछ शुगर है, मैं शुगर वाटर में डालता हूँ, डाल दिया, तो शुगर वाटर में डालने के बाद अपना आप डिजोल्व होती है, उसकी प्रॉपर्टी है डिजोल्व होती है, जब डिजोल्व हो रही है तो दैट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो सिंपल सा माइंड में रखिए, किसी भी रिएक्शंस का सेल्फ प्रोसीड होना, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हालांकि हो सकता है उसमें कुछ इनिशिएट करने की जरूरत पड़े मुझे बस, लेकिन उसके बाद वो अपना आप होती चली जाए बस, दैट इज द स्पॉन्टेनियस। और किसी में, किसी प्रोसेस में, किसी रिएक्शंस में अगर आपको एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है एंड तक, ठीक है, तो वो प्रोसेस कौन सी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये डेल्टा जी स्पॉन्टेनिटी के बारे में कैसे बताएगी, ठीक है, ये स्पॉन्टेनिटी के बारे में कैसे बताती है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, डेल्टा जी का वैल्यू, डेल्टा जी का वैल्यू जब जब नेगेटिव आएगा तब आप बोलोगे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी का वैल्यू जब पॉजिटिव बन जाएगा तो प्रोसेस हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस, याद रखिए। और डेल्टा जी का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो प्रोसेस किस में पहुंच जाएगी, इक्विलिब्रियम में, याद रखिए। डेल्टा जी क्या है, गिब्स एनर्जी है, ठीक है। कई बार वो डेल्टा जी नॉट कर देता है, डेल्टा जी नॉट का मतलब क्या है, ऊपर एक पॉइंट लगा देगा, इसका मतलब होगा स्टैंडर्ड हो गया, कोई कुछ मतलब नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिए, डेल्टा जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी 0 तो इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। आगे जाके जो चैप्टर्स आप पढ़ोगे, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, मेटलर्जी हो गया, इन चैप्टर्स में डेल्टा जी का वैल्यू जब जब नेगेटिव आएगा तो प्रोसेस वहाँ बताई जाएगी स्पॉन्टेनियस, और जहाँ पॉजिटिव आएगा तो बताई जाएगी वो प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी का वैल्यू जब जब 0 होगा वहाँ पे तो आप समझेंगे वो प्रोसेस किस में आ गई है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें इसमें, तो गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी और एंथैल्पी, ये तीनों मेरे पास पहले जो टर्म्स थी स्टार्टिंग में अननोन थी, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके सीखा कि एच क्या होता है, एंथैल्पी क्या होती है, मेरे पास ये हीट होती है कांस्टेंट प्रेशर पे। एंट्रोपी सीखा मैंने, ये क्या होती है, एंट्रोपी होती है मेरे पास क्या, एंट्रोपी थी डिग्री ऑफ रैंडमनेस। उसके बाद गिब्स एनर्जी आया, गिब्स एनर्जी क्या है, गिब्स एनर्जी भी एक तरह का स्टेट फंक्शन है, ये केवल किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करता है। अब इन तीनों के बीच में एक कोरिलेशन बनाया गया,
एक रिलेशंस क्या, रिलेशंस था G इक्वल टू H माइनस TS। गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में एक रिलेशंस है G इज इक्वल टू H माइनस TS। और जब आप चेंज की बात करो, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, ठीक है, मैं कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर देता हूँ। अगर टेम्परेचर में यहाँ कांस्टेंट लूँ तो डेल्टा G इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा H माइनस T डेल S। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस कई बार आएंगे कि डेल्टा G जब नेगेटिव है मतलब प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है, तो टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, जब डेल्टा G नेगेटिव होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए आपको T डेल S का वैल्यू बड़ा चाहिए होगा, किससे, डेल्टा S। डेल्टा G नेगेटिव चाहिए आपको, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस चाहिए, मतलब डेल्टा G नेगेटिव कब हो सकता है, जब नेगेटिव वाली टर्म्स बड़ी हो, किससे, इस डेल्टा S से। ठीक है, तो जब बड़ी होगी तो T का वैल्यू कितना आना चाहिए, डेल्टा H अपॉन डेल्टा S से बड़ा आना चाहिए, निकाल सकते हो। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस बड़े इजी आएंगे गिब्स एनर्जी पे, गिब्स एनर्जी, ठीक है ना। गिब्स एनर्जी में बस पूछेगा आपसे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब देखिए, वो कंडीशंस में टेबल बना के आपको समझाऊं, उसमें मैं कोई फालतू टाइम खराब नहीं करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको समझ में आ जाएगा अपना। मैं इसे समझाता हूँ आपको। देखिए, अब आपको सोचना होगा कि खुद सोचिएगा, डेल्टा H का वैल्यू जब जीरो है, डेल्टा H का वैल्यू जब जीरो है तो प्रोसेस क्या होगा बताओ, डिपेंड करेगा डेल्टा S की वैल्यू पे भी। डेल्टा H का वैल्यू जीरो है और डेल्टा S का वैल्यू जब पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस। क्यों, क्योंकि टर्म्स क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव है और डेल्टा S का वैल्यू भी पॉजिटिव है। मेरी बात ध्यान सुनना, डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा S का वैल्यू भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि T डेल S कितना बड़ा है। अगर T डेल S बड़ा है डेल्टा S से तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव आएगा। अगर ये T डेल S का वैल्यू छोटा हो गया काफ़ी, तो डेल H का वैल्यू बड़ा, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो प्रोसेस क्या बन जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कहने का मतलब क्या है, आपको ये पता होना चाहिए डेल्टा G की स्पॉन्टेनिटी, जो हम स्पॉन्टेनिटी डिफाइन कर रहे हैं, वो डिफाइन करने के लिए आपको डेल्टा H डेल्टा S का वैल्यू पता होना चाहिए कि डेल्टा H और डेल्टा S का वैल्यू क्या दे रहा है वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बोलूँ कि डेल्टा H तो मेरे पास पॉजिटिव है, ठीक है। डेल्टा H पॉजिटिव कब होता है, जब प्रोसेस क्या होती है, एंडोथर्मिक। डेल्टा H तो पॉजिटिव है मेरे पास और डेल्टा S मतलब एंट्रोपी नेगेटिव हो गई। तो एंट्रोपी नेगेटिव होते, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, आंसर क्या बन जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हैं आराम से, डेल्टा H का वैल्यू डेल्टा S का वैल्यू क्या गिवन कर रहा है, उसके हिसाब से आप डेल्टा G का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना। कई बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस गिब्स एनर्जी पे, जब बोलेगा कि किसी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा H का वैल्यू गिवन करेगा, डेल्टा S का वैल्यू गिवन करेगा, टेम्परेचर कितना होगा, तो ये फंडा लगाइएगा। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि इक्विलिब्रियम पे, अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे आ गई, तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल्टा H किसके इक्वल हो जाएगा, T डेल्टा S के। देखिए यहाँ से, तो टेम्परेचर किसके इक्वल आएगा, डेल्टा H अपन डेल्टा S के। ठीक है ना। तो डिपेंड करेगा क्या पूछ रहा है, स्पॉन्टेनियस के बारे में पूछ रहा है, रिएक्शंस के, या इक्विलिब्रियम के लिए पूछ रहा है, तो आपसे टेम्परेचर की वैल्यू पूछेगा, आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब डेल्टा G के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, केवल ये स्पॉन्टेनिटी पे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ फॉर्मूले एक्स्ट्रा हैं जो सीधे सीधे आप याद रख लीजिए, उन फॉर्मूले पर अगर क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हो। ठीक है, मैं फॉर्मूले दिखवा देता हूँ आपको। देखिए फॉर्मूले, एक फॉर्मूला बेटा ये याद रखना, डेल्टा G इक्वल टू होता है डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT लॉग क्यू। एक फॉर्मूला याद रखिए आप सीधे, कहाँ से आया क्यों आया कोई मतलब नहीं, आपको सीधे फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT लॉग क्यू। ये लॉग 10 बेस में है। क्यू क्या है, क्यू रिएक्शन क्वेश्चन है, और कैसे निकालते हैं क्यू का वैल्यू पता है आप लोगों को, जैसे मेरे पास ए प्लस बी से बनता है सी प्लस डी। तो क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए और बी की पावर। ठीक है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, डेल्टा G गिब्स एनर्जी, और डेल्टा G नॉट बोलिए क्या, ये है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम आ जाए किसी प्रोसेस में,
इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, ठीक है, तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो देखो, डेल्टा जी का वैल्यू 0 और क्यू का वैल्यू क्या बन जाएगा, के इक्विलिब्रियम। ये कहाँ पढ़ते हैं हम, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं कि जब भी कोई इक्विलिब्रियम आता है तो रिएक्शन क्वेश्चन किसके इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ठीक है। कई बच्चों को पूछना होता है कि सर डेल्टा जी 0 करा इक्विलिब्रियम पे, इससे क्या दुश्मनी थी आपकी डेल्टा जी नॉट से। मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी डेल्टा जी नॉट से। डेल्टा जी नॉट एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू जो प्री कैलकुलेट वैल्यू होती है वो कभी 0 नहीं होती। प्री कैलकुलेट वैल्यू पहले से निकाली हुई वैल्यू है। तो अभी सिस्टम जब चल रहा है, तो हम कैलकुलेट क्या कर पा रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेल्टा जी। ये वैल्यू तो पहले से प्री कैलकुलेट है, और जब सिस्टम चल रहा होगा उस समय ही तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो 0 क्या होगा, डेल्टा जी, ठीक है। तो डेल्टा जी 0, तो क्यू का वैल्यू के इक्विलिब्रियम के बराबर, तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। ये देखिए, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले पे आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, कई बार क्वेश्चंस पूछे आते रहे, ठीक है ना। आईटीज वगैरह में, मेंस वगैरह में, मेडिकल्स वगैरह में क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे आते हैं इसके डायरेक्टली, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में एक फॉर्मूला ये भी याद रखिए आप, डेल्टा जी इक्वल टू होता है -NFE। इस फॉर्मूले को याद रखना, डेल्टा जी इक्वल टू -NFE होता है। अगर आप किसी सिस्टम की गिब्स एनर्जी निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, -NFE करके, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह में, ठीक है। अब ई क्या होगा, ई होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एफ क्या होगा, एफ होगा फेराडे कांस्टेंट जिसका वैल्यू कितना होता है 96500 कूलम, एन होगा वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। ये डेल्टा जी इक्वल टू -NFE का फॉर्मूला जो है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम अप्लाई करेंगे, जहाँ पे आप सेल के बारे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखोगे, कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो सीखोगे, तो वहाँ फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधे फॉर्मूला याद रखिएगा एक तो आप, ठीक है। एक और चीज़,